हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारतीय इतिहास से, जिसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिएगा इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। यह शिमला में बस गए थे। इंग्लैंड नहीं गए रिटायर होकर, कहाँ पे बस गए? हमारे शिमला में आके बस गए। क्या नाम है इनका? A.O. ह्यूम है। भारतीय सिविल सेवा में सेवानिवृत्त हो गए थे और शिमला में आके रहने लगे थे। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत था। तो इन्होंने क्या स्थापना की है या करवाई है? इन लोगों ने कुछ दोस्तों से मिलकर बोला कि चलो 1884 पर एक काम करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाते हैं। नेशनल यूनियन नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन बनाई जाएगी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अग्रदूत मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक साल बाद 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई है? 1885 में की है। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? 85 के पहले 84 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने सुझाव दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम है बियोश चंद्र बनर्जी जी। WC बनर्जी इनको कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह चुने गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी इनको कहा जाता है। इसके पहले महासचिव बनाए गए थे A.O. ह्यूम। इन्होंने स्थापना की थी तो ये महासचिव बन गए, A.O. ह्यूम बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय हुई थी। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल कितना रहा है? 1884 से 1888 तक रहे हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय डफरिन है वायसराय के रूप में। कार्यकाल रहा है 1884 से 1888। इन्होंने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संघ है। तो इन्होंने, जो डफरिन है, इन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्थान है, यह संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में ही कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहले थे बियोमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद आता है 1886 का दूसरा कलकत्ता अधिवेशन। इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की गई है। पहले आती है 1886, नेक्स्ट आता है 1893 और उसके बाद आता है 1906। 3 बार की गई है। 1893 वाला लाहौर का अधिवेशन है और 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले अध्यक्ष बने थे, है ना? मुस्लिम थे, है ना? जो पहले अध्यक्ष बने थे मुस्लिमों के, वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। इन्हीं मुस्लिम अध्यक्ष थे पहले, और यह तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 27 से 30 दिसंबर 1887 को उसके अध्यक्ष चुने गए थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। जो पूरा सम्मेलन है, इसमें क्या किया गया था? तीसरे सम्मेलन में जो कांग्रेस का जितना भी कार्य संचालन है वो उसका भार जो है वह कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, तो वह कमेटी के हाथों में दे दिया गया था। यह कमेटी आगे चलकर एक विषय
निर्धारणी समिति बन गई थी। मतलब क्या करेगी, एक विषय का निर्धारण करेगी और उसके अनुसार कार्य का संचालन करेगी। तो एक कमेटी क्या बन गई थी आगे चलकर, विषय निर्धारणी समिति बन गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। तो भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे, जॉर्ज यूले। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1888 में हुआ था। कौन चुने गए थे 1888 के अधिवेशन में, इलाहाबाद के जॉर्ज यूले। ये कौन थे, कांग्रेस के पहले सचिव, मतलब निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जो कांग्रेस है उसका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में एक विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। तो मतलब जो इंग्लैंड में कांग्रेस के समर्थन को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई गई थी, जुलाई 1889 में इंग्लैंड में एक विलियम डिग्वी की स्थापना में, मतलब अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये समिति क्या करती थी, जो भारतीय मामले हैं उनसे अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इसने एक इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। लाला लाजपत राय, इन्होंने प्रायः शेर ए पंजाब, पंजाब का शेर कहा जाता है, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो लाला लाजपत राय अभी तक एक ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कौन था, एक विशेष अधिवेशन था 1920 का कलकत्ता में, और इसमें अध्यक्ष बने थे। और इसका प्रमुख कार्य क्या था कि इन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट आती हैं एनी बेसेंट। यह आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। तो एनी बेसेंट कौन है, एक आंग्ल आयरलैंड से आती हैं। ये वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। 1916 में होम रूल लीग की गठन भी इनके द्वारा किया गया है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कौन है, तो यह एक आंग्ल आयरलैंड से आई हुई महिला है। इन्होंने 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27 अधिवेशन दिसंबर 1912 को बंकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिनांक 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मुधोके गए थे बांकीपुर, तो मुधोलकर जी के द्वारा की गई थी, RN मुधोलकर जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में ये ओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो ये ओ हुम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया है, 27वां अधिवेशन 1912 का बंकीपुर का अधिवेशन, अध्यक्षता की थी RN मुधोलकर जी के द्वारा। इसमें कहा गया था कि ये ओ हुम कौन है, कांग्रेस के पिता हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने वर्ष 1916 को लखनऊ अधिवेशन किया था। तो दोनों ने, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर 1916 का लखनऊ अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। तो इनके बीच में क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। जो कांग्रेस लीग योजना यह लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस लीग योजना कहा जाता है लखनऊ समझौते को, या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों को इन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निर्वासित कर दिया गया था। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था, जो उग्रपंथी थे ना, उनको पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया था। तो 9 साल पहले इनको कांग्रेस से हटा दिया था जिन उग्रपंथियों को, अब उसको कांग्रेस में फिर से शामिल कर लिया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा की गई थी। अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा लखनऊ समझौते की अध्यक्षता की गई थी। इसमें देखो 9 साल पहले जो उग्रपंथी थे उनको फिर से शामिल किया गया था। कांग्रेस लीग
के द्वारा इसको आयोजित कराया गया था, लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और अंग्रेजों को कांग्रेस से दूर रखना था। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और जो लोग हैं जो कांग्रेस से उनसे दूर रखना, लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। 1900 में करजन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। किसने कहा था? करजन ने कहा था 1900 में कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है, जल्द ही ये गिरने वाली है और मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं मेरे प्रवास काल के दौरान इस पार्टी को अंत होते हुए देखूं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी जी भी कम नहीं थे, इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए भारत को तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको क्या हो जाना चाहिए, स्वतः ही समाप्त हो जाना चाहिए। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। तो वेलिंगटन गए थे, 30 साल के बुढ़े हो गए थे और डंडी लेके गए थे। तो वेलिंगटन 30वें अधिवेशन में भाग लिया था कांग्रेस के। इस दौरान वह मुंबई का गवर्नर था। तो क्या थे वे इस समय? मुंबई के गवर्नर थे। यह अधिवेशन मुंबई में 1915 में आयोजित किया गया था। तो अधिवेशन ही मुंबई में हुआ था, इसलिए वो चले गए। मुंबई में कब हुआ था? 1915 में भी आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 वाले में, और यह बेलग्राम अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 तक ये रही हैं। यह प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री रही हैं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले एनी बेसेंट बन गई थी 1917 में। अब 1925 में कौन बनी है? सरोजिनी नायडू बनी है। यह पहली भारतीय महिला है। और कौन सा अधिवेशन था? तो ये था कानपुर का 40वां वार्षिक अधिवेशन। 1945 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं ये। 1945 से 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जैसे दादा भाई नौरोजी 3 थे, ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की है। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन और 1936 का ही फैजापुर अधिवेशन। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हीरापुर में संपन्न किया, हरिपुरा में संपन्न किया गया था, ना कि हीरापुर। हीरे जैसा दिल लेकर गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन हरी मिल गए। तो 19 से 21 फरवरी 1938 को हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। मतलब कुछ नियोजन करना है ना, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जो समिति बनी थी ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 से 1939 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ के अध्यक्ष चुने गए थे। जो जे.बी. कृपलानी जी हैं, कब चुने गए हैं? 1946 को मेरठ अधिवेशन में चुने गए थे। तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। जो आज़ादी के समय भी कौन अध्यक्ष था कांग्रेस का? तो जे.बी. कृपलानी जी थे। कांग्रेस के
55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था 1948 में हुआ जयपुर में। इसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर मूल रूप से बांग्ला में रचित एवं संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगान जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 में भाग लिया था। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन है 1919 का, इसमें भाग लिया गया था। अब आते हैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन हुम ने भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी थे। यह शिमला में बस गए थे 1884 में। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जो कि आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत रही। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित कराया जाएगा। इसमें तीनों ही महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय कर दिया गया या तेजपुर गोकुलदास तेजपुर संस्कृत विद्यालय कर दिया गया जो कि मुंबई में था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये एक असैनिक सेवा से जुड़े हुए थे और सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा की गई है जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपुर संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव थे स्वयं ए.ओ. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो W.C. बनर्जी जी के द्वारा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक नहीं था? तो पहले आते हैं देश के हित की रक्षा करना और भारतीयों के बीच संपर्क एवं मित्रता को बढ़ाना। तो ये सही था। तो पहला क्या था? देश के हित की रक्षा करना और जो भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता बनाना। देशवासियों के बीच में जातीय संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। जो देशवासी हैं उनके बीच में क्या करना? जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना।
शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सार्वजनिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो ये नहीं था, शिक्षित वर्ग क्यों करेंगे वैसा। यह निर्धारित करना था कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किए जाएं, ये भी था। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तीसरा गलत हो जाएगा। 1885 में बिमलेश चंद्र बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, देशवासियों के बीच में जातीय, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों को सूत्रीकरण एवं उनका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातलब है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच में नहीं उठाए जाने का प्रावधान एवं व्यवस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन बने थे? ये बने थे A.O. हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव बने थे A.O. हुम। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। W.C. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था या मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्थान है। डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किस गवर्नर जनरल में से किस कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान कहकर उपहास उड़ाया था? तो इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई है? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा उड़ाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये हैं हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी थे, जस्टिस रनाडे थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 1876 में बंगाल में युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। दिसंबर 1983 को इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1985 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पत्र में सम्मिलित नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में किसने मुसलमान प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न किया गया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे सम्मेलन में 81 थी और चौथे में 221 पहुंच गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। इस समिति के सभापति कौन थे? तो इसका नाम था विलियम डिग्वी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को आह्वान करने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक पत्रिका या साप्ताहिक पत्र निकाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने के गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को मिलता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 और 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता के पद पर चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये नहीं, पहली महिला अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, तो पहला गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही है, दूसरा बस सही है। वर्ष 1917 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अतः कथन ये गलत हो जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष का नाम है जॉर्ज यूले। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये तीनों तो कांग्रेस से संबंधित हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खान इससे संबंधित नहीं है। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय एक कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। यह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त थे। W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध में सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए थे। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया था। 1875 में अलीगढ़ में होने के एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान एवं मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए हैं? तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब का शेर कहकर पुकारते थे, 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी थे। एनी बेसेंट, जो कि आंग्ल आयरलैंड से थी, इन्हें ये 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू 1919 में तथा 1928 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। इन्होंने केसरी मराठा का संपादन किया था और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, किंतु ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल
लालपाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं? तो ये है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट रही हैं 1917 का अधिवेशन। निम्नलिखित में से अधिवेशन के लिए कांग्रेस में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया था? तो कलकत्ता का अधिवेशन 1917। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष हैं तो ये हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 तक प्रख्यात कवित्री, राष्ट्रवादी नेत्री रही हैं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यह महात्मा गांधी की विश्वासपात्र एवं निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्होंने कई बार जेल जाना पड़ा था। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में कौन सा वचन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? तो नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न किया था, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था। कुल इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यद्यपि इसे पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहां पर हैजा फैल जाने के कारण इसे मुंबई में आयोजित किया गया था। ये असत्य हो जाएगा। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने ही वर्ष 1916 को लखनऊ में अधिवेशन किया था। तदनुसार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीगों के बीच में लखनऊ समझौता हुआ, जो कि लीग या कांग्रेस लीग आयोजन लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 को बांकीपुर बिहार में संपन्न किया गया था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर जी के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन को A.U. होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह है लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। यह समझौता लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा वक्तव्य है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, तो ये गलत है। पहली भारतीय महिला थी, ना कि महिला। CR दास ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया था तब भी जेल में थे, तो ये सही है। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये भी गलत है, बल्कि यूले थे।
1888 में। अल्फ्रेड वेव कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, तो ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का होने का गौरव एनी बेसेंट को है। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। ये इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये केवल महासचिव बने थे। CR दास वर्ष 1922 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान इन्होंने जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अजमल खान को दे दी थी। दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अल्फ्रेड वेव मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1894 में अल्फ्रेड वेव मद्रास अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो अंग्रेजों या लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय अपने एक लेख में लिखते हैं कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग दूं? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा था, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अपनी अध्यक्षीय संबोधन करते समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अध्यक्षता की थी। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसने सहयोग दिया था? तो ये दिया गया था NC केलकर के द्वारा और IV सेन के द्वारा। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी जी BG तिलक CR दास का सहयोग चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी बाल गंगाधर तिलक और CR दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्यावधिक होने के कारण इन हेतु न्याय उपलब्ध नहीं हो पाया था नेतृत्व इनका। इस शीर्ष नेता के स्थापन के रूप में इन्होंने नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी NC केलकर और IV सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु भेजा था या चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो वो कौन था? तो उसका नाम है लॉर्ड विलिंगटन, जो कि मुंबई में 1915 में आया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह मुंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन मुंबई में 1915 में आयोजित किया गया था। विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता C
विजय राघव चेरियारकर के द्वारा की गई है। तो ये है नागपुर अधिवेशन 1920 का। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता की है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने की है, जबकि जो अधिवेशन है 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने, और नागपुर अधिवेशन 1920 की सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो ये की गई थी नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए शासकों से यह मांग की थी कि वह प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार भी दी जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो क्या ये सही है? तो ये सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही है, दोनों सही है। वर्ष 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन सत्र के भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 को भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। वर्ष 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास ने। 1922 को जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जैसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एन.जी. रंगा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की अनुमति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत इन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की है? तो ये की गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 को M.G. गांधी के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। इनके अनुसार हमें इनका क्रमबद्ध तरीका बताना है ना। तो पहले आते हैं महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर आते हैं वल्लभ भाई पटेल। देखो प्रश्नगत जो अधिवेशन दिए गए हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर आती है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40वीं वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1929 में लाहौर अप्रैल में और 1936 में और लखनऊ का और दिसंबर 1936 में फैज़ापुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1921 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, तो ये था बेलग्राम का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? उन्होंने की थी अमृतसर में 1919 में। सरोजिनी नायडू के द्वारा कानपुर 1925 में अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। मोतीलाल नेहरू के द्वारा मुंबई में 1934 की अध्यक्षता की गई थी। और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता की गई थी। पहले आते हैं मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अमृतसर 1919 में अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। राजेंद्र प्रसाद 1934 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की। और अबुल कलाम आज़ाद और रामगढ़ 1940 की अध्यक्षता की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ है ये बताना है ना। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ है। लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में, जिसमें लीग और कांग्रेस जुड़ गई थी, है ना। बनारस अधिवेशन हुआ है 1905 में। मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916 और बनारस अधिवेशन 1905। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई थी? तो ये थी लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाज को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, समाजवाद को। इन्होंने कहा था कि समाजवाद के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जो कि भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सकता है। वर्ष 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के 51वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी को 1938 को गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जबकि जे.बी. कृपलानी को 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था? सबसे कम उम्र बने थे हमारे अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का टाइम पीरियड रहा है 1888 से 1958 तक। इन्होंने 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बने थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1889 से 1964 तक इन्होंने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस के द्वारा 1847 से ये रहे हैं 1906 तक, और इन्होंने सिर्फ एक बार 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। M.K. अंसारी, इनके द्वारा की गई थी हमारे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। परशुत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। नासिक अधिवेशन 1950 में परशुत्तम दास टंडन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ, M.K. अंसारी ने अध्यक्षता की। और कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ और सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल के अध्यक्ष इस प्रकार रहे हैं। इंदिरा गांधी, जो कि 1978 से 1984 तक रही हैं। फिर आते हैं राजीव गांधी, जो कि 1985 से 51 तक रहे हैं। सोनिया गांधी, ये रही हैं 1998 से 2017 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है सोनिया गांधी का, और वर्ष 2019 तक ये चला था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत आज़ाद हुआ जे.बी. कृपलानी के समय। जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। इन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे।
कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948। जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन, लखनऊ और फैजपुर जो कि क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल और 1936 दिसंबर और 1936 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये हैं JB कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित एवं संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किस में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? वो कौन सा था? तो ये था 1919 का अधिवेशन, अमृतसर का अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, जिन्होंने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी की नीतियों का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेशंस की नीति अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।